नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। यूपी के मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया है। एक वीडियो में दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम बूथ कैप्चरिंग कर बैलेट पेपर पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 13 अक्टूबर को हुए दूसरे चरण के मतदान की है। आरोप यह है कि तोताराम अपने साथियों के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे और सारे बैलेट पेपरों पर खुद ही मुहर लगा डाली। पोलिंग स्टेशन पर यहां पे मौजूद एक पुलिस वाले ने अपने मोबाइल में ये वीडियो बनाई। बता दी कि तोताराम खुद ही चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले भी वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं जीत पाए। आपको बता दें कि आज यूपी में पंचायत चुनाव के लिए 207 विकास खंडों में तीसरे चरण का मतदान होगा। संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा ने अपने पिता को ही नसीहत दे दी है। गोमांस के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी नेता को इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव पर असर पड़ता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव को फोन कर उनका हालचाल जाना। लालू पर पंखा गिरने की तस्वीर देखने के बाद राहुल ने लालू से बात की और उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी। बिहार के मोतिहारी में लालू की चुनावी सभा के दौरान मंच पर बैठे लालू के हाथ पर अचानक सीलिंग फैन गिर गया। इस हादसे में लालू यादव बाल बाल बच गए। इस घटना से गुस्साए लालू ने तो पहले साउंड संचालक पर जमकर भड़ास निकाली और फिर पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है। घटना के बाद लालू ने अपने गले में मां दुर्गा का लॉकेट दिखाया और कहा कि जिस पर मां दुर्गा की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैशाली में महनार में शुक्रवार को नीतीश कुमार की रैली के दौरान बेकाबू भीड़ ने हेलीपैड का बैरिकेड तोड़ डाला। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर उतरने के बाद ही लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़ दी। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने लालू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सके वो भला बिहार के युवाओं को क्या पढ़ाएंगे। बिहार में कल हुए विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार 2010 के मुकाबले 3% अधिक मतदान हुआ। कैमूर में सबसे ज्यादा 57.686 और औरंगाबाद में सबसे कम 52.50% मतदान हुआ। मतदान में 52.50% पुरुषों ने और 57.50% महिलाओं ने मतदान किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए के पक्ष में 90% स्कोर जा रहा है। 1/3 बहुमत से हमारी ही जीत होगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोतिहारी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में 1995 जैसी आंधी चल रही है। इस आंधी में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। दूसरे दौर के मतदान के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे ने एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को दूसरे चरण की 32 सीटों में से 23 सीटें मिलेंगी। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बिहार में आज कई बड़े स्टार प्रचारकों की रैली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बिहार में 2 बड़ी रैलियां करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सुबह तकरीबन 11:30 बजे बक्सर में और 1 बजे मांझी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए के लिए आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ राजपुर, शाहपुर एवं गरखा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह गायघाट, मीनापुर और मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रामविलास पासवान लालगंज, राजापाकड़ में जनसभा करेंगे। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार सुशील कुमार मोदी राघोपुर, राजगीर, नालंदा और सोनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर के मतदान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में नीतीश कुमार की जीत की भविष्यवाणी कर दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक मोदी जी बिहार चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, नीतीश जी चुनाव जीत रहे हैं। वहीं केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि ट्वीट से चुनाव नहीं जीते जाते। ट्रेनों में रेल नीर की जगह दूसरी कंपनी के पानी की सप्लाई को लेकर सीबीआई ने उत्तर रेलवे के 2 पूर्व अधिकारियों और 7 निजी कंपनियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। आरोप है कि अधिकारियों ने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सहित प्रीमियम ट्रेनों में जरूरी रेल नीर की जगह सस्ते बोतल बंद पानी की आपूर्ति को लेकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमान भारत में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। खट्टर ने ये बात दादरी कांड पर इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि भारत में गाय आस्था का प्रतीक है। वहीं उन्होंने कहा कि जनतंत्र में आज़ादी होती है, लेकिन उस आज़ादी की सीमाएं होती हैं, वो दूसरे को आहत नहीं कर सकते। हालांकि बाद में विवाद पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सीएम खट्टर ने कहा कि देश सभी लोगों का है और सभी को मिलकर रहना चाहिए।
इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने खट्टर के उस बयान की ऑडियो क्लिप भी जारी कर दी, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि मुस्लिमों को अगर इस देश में रहना है तो उन्हें बीफ खाना छोड़ना ही पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस के दावे के बाद खट्टर पर हमला शुरू हो गया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि खट्टर ने संविधान की शपथ लेकर उसकी ही धज्जियां उड़ा दी। वहीं कांग्रेस ने खट्टर को हटाए जाने की मांग की, जबकि जेडीयू और एनसीपी ने भी खट्टर पर जमकर हमला बोला। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा कि ये सब आरएसएस के एजेंडे के तहत हो रहा है और इससे देश के मुसलमान डरे हुए हैं। अभी सीएम खट्टर के बयान पर बवाल चढ़ ही रहा था जब देखा गया कि इसी बीच उनके ही एक मंत्री ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर डाली। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जब खट्टर के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बयान पर कुछ और ही कहने से किनारा कर लिया, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कह दी। जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जरिए ही होती रहेंगी। केंद्र सरकार के आयोग बनाए जाने के बाद करीब 400 जजों की नियुक्तियां रुकी पड़ी थीं, जिनका रास्ता अब साफ हो गया है। नए कानून यानी कि एनजेएसी में 6 सदस्यों को रखा गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 सदस्य हाईकोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। एनजेएसी के मुखिया के पद पर मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और 2 अन्य लोगों को कमीशन में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के रवैये के बाद अब बीजेपी और एनसीपी की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। शरद पवार के बुलावे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली बारामती पहुंचे हैं और न सिर्फ उनके साथ उन्होंने डिनर किया बल्कि रात में उनके घर पर ही रुके। खास बात यह है कि आज जेटली, शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के साथ बैठक करने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच आई दरार के चलते बीजेपी और एनसीपी की नई नजदीकियां कई कयासों को जन्म दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर शिवसेना गठबंधन से बाहर निकलती है तो एनसीपी बीजेपी को समर्थन दे सकती है और संसद में भी बीजेपी को एनसीपी का समर्थन मिल सकता है। इससे पहले तकरीबन 8 महीने पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को बारामती में एक मंच पर दिखे थे। तब भी कई कयास लगाए गए थे। कोलकाता में दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री मोदी छाए हुए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोगों पर हर तरफ मोदी जैकेट की डिमांड बढ़ गई है। IBN 7 पर ऑपरेशन 30 के खुलासे के बाद जहां रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार की सुबह इस मसले पर बोर्ड मीटिंग बुलाई है। इस बीच ऑपरेशन 30 सेकेंड के खुलासे के बाद इस तत्काल टिकटों पर यहाँ पे अब डाका डालने का हथियार यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने वाले लोग अब मोबाइल फोन बंद कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। IBN 7 ने ऑपरेशन 30 सेकेंड में दिखाया था कि कैसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैवल एजेंट 30 सेकेंड में सारी तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक होटल में खाना खाने आए 8 लोग होटल में अचानक आग लगने की वजह से जिंदा जल गए। हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया है, जिसमें कई छात्र खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लास्ट के बाद इन सारे छात्रों की मौत हो गई है। पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआती जांच में होटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने 18 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजकोट में होने वाले वनडे मैच के दौरान टीमों के रास्ते में रुकावट डालने की धमकी दी है। हार्दिक ने कहा है कि पटेल समुदाय के लोग राजकोट में स्टेडियम के बाहर भी घेरा बनाएंगे। वहीं पाटीदार आंदोलन को देखते हुए राजकोट में स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज नेपाल के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री कमल थापा 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान सभी विवादित मसलों पर चर्चा होगी। नेपाल के विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे थापा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा विदेश सचिव S जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से ही मधेशी और थारू समुदाय हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत से नेपाल में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। 2016 की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 4% बढ़ गया है। रिलायंस के पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में सबसे अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। हिंदी के चर्चित लेखक काशीनाथ सिंह ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार को वापस कर दिया। काशीनाथ सिंह ने भी कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की हत्या और दादरी कांड के विरोध में अपना पुरस्कार वापस किया। उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप से जल्द छुटकारा मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि कॉल ड्रॉप होने पर अब कंपनियों को ₹1 का जुर्माना देना होगा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वो 1 जनवरी से उपभोक्ताओं को जुर्माना देना शुरू कर दें। दीपावली के पहले दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश भर में दाल की कीमत लगभग ₹200 के पास पहुंच गई है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में दाल 200 रुपए किलो और भोपाल में 185 रुपए किलो बिक रही है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि जमाखोरी रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर में शुक्रवार की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। श्रीनगर के नोहटा इलाके में एक बार फिर आतंकी संगठन लश्कर और आईएस के अलावा पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के बाद कहा कि उसे कैंसर का खतरा है और उसकी बीमारी का इलाज यहां नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले ही आसाराम ने कहा था कि उनके इलाज के लिए विदेशी डॉक्टर को बुलाया जाए। हालांकि अभी तक जेल प्रशासन की ओर से आसाराम के दावों पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पाकिस्तान में मिली भारतीय लड़की गीता के परिजनों को उसके घर लौटाने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गीता 10 साल बाद अपने परिवार से मिलेगी। परिवार का दावा है कि पाकिस्तान में मिली 23 साल की गीता उनकी बेटी हीरा है, जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ के महंत नारायण दास का कहना है कि पाकिस्तान में मिली गीता उनकी भांजी है, जो जून 2004 में छपरा से गायब हो गई थी। नोएडा के सेक्टर 63 में 11वीं क्लास की छात्रा ने मनचलों की छेड़छाड़ के चलते आत्महत्या कर ली। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की। गुड़गांव में 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि शराब पीने के बाद 6 युवकों ने बारी बारी से रेप किया। ये सभी लोग पीड़ित लड़की की बर्थडे पार्टी के लिए एक गेस्ट हाउस में थे। लड़की ने अपनी शिकायत में मारपीट का भी आरोप लगाया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक शख्स ने अपने सौतेले बच्चों और पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले में बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत में 2 कैदियों की हत्या और अन्य कैदियों के घायल होने की रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में कैदियों की हत्या कैसे हुई और घायल कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट क्या है, इसका जिक्र तक नहीं है। हापुड़ में घर में घुसकर गैंगरेप करने और फिर विरोध किए जाने पर जला दिए जाने वाली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन दोनों फरार हैं। आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक घर में 3 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल ससुराल पक्ष से परेशान एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरठ के परतापुर थाना इलाके में एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार हो गया। महिला का शव 2 दिन के बाद उसके ही मकान से बरामद हुआ। हत्या के आरोपी दीपक ने आशा से कुछ महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। हिमाचल के सिरमौर में सराहा में पशु तस्करी का एक मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद अब 20 साल के आरोपी को लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नासिक के जलगांव में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सादरे ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सादरे ने सुसाइड नोट में यहां पे एसपी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। सादरे को कुछ दिन पहले ही सस्पेंड किया गया था। मुजफ्फरनगर में एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि वो आरोपी के साथ 2 साल तक रही, लेकिन शादी के नाम पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। युवती का आरोप है कि उसे ब्लैकमेल किया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। युवती का कहना है कि 4 महीने पहले शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एटीएम से पैसा चुराने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो यूनियन बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये चोर एटीएम में कार्ड लगाकर पैसा फीड करने के तुरंत बाद कैश निकालने वाले शटर को पिन से हटा देते थे, जिससे पैसा भी निकल जाता था और अकाउंट से पैसा भी नहीं कटता था। यूपी के सीतापुर में रेप के आरोपी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने आरोपी के गुप्तांगों पर भी कई वार किए हैं और बाद में शव को गांव के बाहर एक पेड़ से लटका दिया है। मृतक युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद गुरुवार को वह अचानक लापता हो गया। मृतक के परिजनों ने लड़की के घर वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की तहरीर दी है। कानपुर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि नेपाल के साथ हमारे मधुर संबंध हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल आंतरिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में वहां का मीडिया अफवाहें उड़ा रहा है। जम्मू के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए आगरा के जवान गोविंद सिंह को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 20 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने नेपाल में कहा कि बीफ के मुद्दे को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर भट्ट ने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत से जूझ रहे साहित्यकारों के विरोध का अपना तरीका है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कौमी एकता की मिसाल पेश की है। नवरात्रि के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शीतला मां के मंदिर में आराधना की। बता दें कि इस मंदिर को एक मुस्लिम महिला ने बनवाया था।
अंबाला में कटरा से संपर्कक्रांति में बिना टिकट यात्रा कर रहे फौजियों ने 2 आरपीएफ जवानों की पिटाई कर डाली। दरअसल फौजियों के एक साथी के टिकट को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी। फरीदाबाद पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 3 नाइजीरियन युवक समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से कई बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार नाइजीरियंस में से 2 नाइजीरियन बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहे हैं। इस सभी पर फेसबुक, शादी.com, पेप्सी और कोका कोला जैसी नामी कंपनियों के नाम पर ठगी करने का आरोप है। हरिद्वार के सिंचाई विभाग की कॉलोनी में एक घर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फुट लंबा अजगर निकलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। पुणे के भोर पुलिस स्टेशन में रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली के खिलाफ एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में भंसाली से जवाब भी मांगा है। शाहरुख को 15 अक्टूबर को इंग्लैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट से नवाजा गया। शाहरुख खान ने इस मौके पर एक दमदार स्पीच देने के बाद लुंगी डांस गाने पर ठुमके लगाकर लोगों का मनोरंजन किया। नवरात्रि में रानी मुखर्जी हर साल दुर्गा पंडाल में दर्शन करने जाती हैं, लेकिन इस साल वो मां बनने वाली हैं, तो उनके पति आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि वो भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहें। शर्मन जोशी हिट स्टोरी 3 में नजर आने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ शर्मन हॉलीवुड जाने की तैयारी भी कर चुके हैं। शर्मन हॉलीवुड फिल्म द जर्नलिस्ट में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की भूमिका में होंगे। धूम 4 में अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। ऋतिक फिल्म में विलेन के किरदार में हैं, लेकिन अमिताभ के किरदार के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिल्म में जूनियर बच्चन भी होंगे।